ये क्वेश्चन काफी मजेदार क्वेश्चन था, राइट। चलो, आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बाकी मैं डिकोड करती हूँ, देखिए कि मेरा आंसर क्या निकल रहा है इसका, ठीक है। बोला है विच ऑफ द इन्फ्रेंस ए टू डी गिवन बिलो वुड ड्रॉन फ्रॉम द फॉलोइंग टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड विद द अर्ली एंड द लेट गैस्ट्रुला स्टेज ऑफ न्यूट। याद होगा आपको, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था अर्ली एंड लेट गैस्ट्रुला के साथ, जो कि न्यूट हमने एज ए एग्जाम्पल लिया था। उसमें हम देख रहे थे कि कौन सा टिश्यू क्या बना रहा है, ठीक है। आपको बताना है करेक्ट इन्फ्रेंस क्या होगा, और वो इन्फ्रेंस यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो पहले हम अपना कंक्लूजन निकाल लेते हैं, राइट। अर्ली गैस्ट्रुला में अगर हम देखें तो डोनर रीजन ये रहा, यानी जिसको हम लेकर ट्रांसप्लांट करेंगे वो है ये वाला रीजन, और डिफ्रेंसिएशन ऑफ डोनर रीजन, और ये वाला है होस्ट। होस्ट यानी कि डोनर को हम इसमें ट्रांसप्लांट करेंगे, और फिर देखेंगे ये डोनर क्या फॉर्म कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर किया है इन्होंने, दैट इज टेबल में। तो देखिए, डोनर टिश्यू जब एपिडर्मिस है और इसको हम होस्ट के न्यूरॉन एरिया में डाल रहे हैं, तो जो डोनर टिश्यू है वो अभी भी एपिडर्मिस ही बना रहा है। इसका फेट एपिडर्मिस का था, मैंने इसको न्यूरॉन एरिया में डाला, ये अभी भी एपिडर्मिस ही बना रहा है। मतलब क्या है, जिद्दी है, अपना फेट नहीं बदल रहा है। और ऐसा कौन करता है, ऐसा करता है ऑटोनॉमस, राइट। हमने यही पढ़ा था, ऑटोनॉमस सेल ही जिद्दी होते हैं। ऑटो यानी खुद, खुद ही सब कुछ करते हैं, किसी और की मदद की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ना उन्हें इंटरेक्शन चाहिए और ना ही वो किसी के संगति में आके अपना फेट चेंज करते हैं। आगे देखिए, जब हमने डोनर टिश्यू न्यूरॉन का लिया और हमने उसको जब एपिडर्मिस वाले रीजन में ट्रांसप्लांट किया, तो वो न्यूरॉन अभी भी न्यूरॉन ही बना रहा है, वो अपने सराउंडिंग के सेल के साथ इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। यानी कि अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर इज नो फेट चेंज। तो जहां पे फेट फिक्स होता है वो क्या होते हैं, वो होते हैं ऑटो, राइट। नेक्स्ट देखिए, लेट गैस्ट्रुला में क्या हो रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। लेट गैस्ट्रुला में हो रहा है कि जब हमने एपिडर्मिस को, डोनर का एपिडर्मिस लिया और हमने जब न्यूरॉन एरिया में उसको डाला, तो ये एपिडर्मिस ने अपना फेट चेंज करके न्यूरॉन बना लिया। ये किसका इंडिकेशन है, ये इंडिकेशन है कंडीशनल का। और जब हमने न्यूरॉन डोनर लिया और उसको हमने ट्रांसप्लांट कर दिया एपिडर्मिस वाले रीजन में, तो हमको क्या देखने को मिला कि न्यूरॉन ने अपना फेट चेंज करके खुद को एपिडर्मिस में कन्वर्ट कर लिया, जो कि उसके सराउंडिंग सेल्स थे। तो ये अगेन क्या है, कंडीशनल है। तो टेबल जो हमको बता रहा है रिजल्ट, हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ये जो आप देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग हमको रिजल्ट क्या मिला, हमको रिजल्ट मिला कि अर्ली गैस्ट्रुला में इस टेबल के अकॉर्डिंग मुझे ऑटोनॉमस दिख रहा है। क्या आपको भी ऑटोनॉमस ही दिख रहा है या मेरी आंखें खराब हुई हैं, जरा बता दीजिए। और लेट गैस्ट्रुलेशन में मुझको कंडीशनल दिख रहा है हर हाल में। आपको भी क्या वही दिख रहा है जी। लेकिन मैम आपने तो कल पढ़ाया था कि अर्ली में तो कंडीशनल होता है और लेट में ऑटोनॉमस होता है, तो ऐसा झोल आप क्यों कर रही हैं। तो हमने जो कल पढ़ा था वो एकदम ठीक पढ़ा था, लेकिन ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम बोलते हैं कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन। यानी कि एग्जामिनर ने आपके लिए एक कंडीशन जनरेट कर दिया है और वो देखना चाहता है कि आपका कंसेप्ट कैसा है। अब कुछ बच्चों ने क्या किया, कंसेप्ट अप्लाई नहीं किया, उन्होंने जो रटा था कि मैम ने कहा है अर्ली में कंडीशनल होगा, तो जबरदस्ती अर्ली को कंडीशनल में पिक करके आंसर 1 पिक कर दिया। लेकिन आपने जो सीखा है अगर आप वो अप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि अर्ली में तो ऑटोनॉमस का रिजल्ट आ रहा है। अभी अभी जस्ट मैंने आपको समझाया, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन डेवलपमेंटल बायोलॉजी में ज्यादा तो नहीं, बट 3-4 से ज्यादा क्वेश्चंस ऐसे आए हुए हैं ऑलरेडी, जिसमें कि कहानी एग्जामिनर बनाता है आपके कंसेप्ट को चेंज करने के लिए। तो वहां पर कंसेप्ट नहीं डगमगाएगा, कंसेप्ट वही रहेगा। अब इसके अकॉर्डिंग चलूं तो मुझे क्वेश्चन में ऐसा ऑप्शन चाहिए जहां पे अर्ली गैस्ट्रुला में ऑटोनॉमस हो रहा है, लेट में कंडीशनल हो रहा है। बट रियलिटी नहीं भूलना है, असल में जो रिजल्ट आया था, जो हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था स्पीमेन एंड मैनगोल्ड का, उस एक्सपेरिमेंट में हमको अर्ली में कंडीशनल मिला था, लेट में ऑटोनॉमस मिला था। तो बोला है सेल ऑफ अर्ली न्यूट गैस्ट्रुला एग्जिबिट कंडीशनल डेवलपमेंट। इस टेबल के अकॉर्डिंग तो कंडीशनल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो हमको इसे कैंसिल करना पड़ेगा। अगला देखिए, सेल ऑफ अर्ली न्यूट गैस्ट्रुला एग्जिबिट ऑटोनॉमस डेवलपमेंट, यस, यहाँ पे तो हमको ऑटोनॉमस ही मिल रहा है।
अगला है सेल ऑफ लेट गैस्ट्रुला एग्जिबिट कंडीशनल डेवलपमेंट। यस, इस टेबल के अकॉर्डिंग हमको लेट फेज में कंडीशनल डेवलपमेंट मिल रहा है एंड लेट फेज में ऑटोनोमस नहीं मिल रहा है। इस अनुसार अगर हम चलते हैं तो बी और सी सही हो जाता है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन सही हो जाता है। राइट, तो आज आपने क्या सीखा? गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे मैंने कहा हर चीज को रटना नहीं है, जहां पे दिमाग इस्तेमाल करना है अगर वहां आप दिमाग इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्वेश्चन को गलत कर देंगे। मेरा मानना है कि जिस बच्चे ने मतलब कहते हैं ना प्री ऑक्यूपाइड नॉलेज को फटाफट से लगा दिया होगा उसी का क्वेश्चन ये गलत हुआ होगा, लेकिन जिसने एक बार ढंग से टेबल को पढ़ के रिजल्ट देखा होगा उसके दिमाग में जरूर क्लिक किया होगा यार ये तो गड़बड़ हो रहा है, पढ़ा कुछ और था लेकिन टेबल का रिजल्ट कुछ और आ रहा है, यानी कि क्वेश्चन में कुछ ना कुछ घपला है। राइट, चलो, तो इससे आप ये जान पाए कि व्हाट इज कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, द फेट ऑफ द सेल or a tissue is specified when it is capable of differentiating autonomously on being placed in a neutral environment with respect to the developmental pathway. An embryo will show development pattern based on its type of specification. आपको बताना है true statement का combination कौन सा होगा। पहला है based on the above fact it is said to be that potency of the cell is equal to its normal fate in regulative development. regulative development में potency और fate बराबर होते हैं? नहीं, राइट, ये किसमें होता है? ये ऑटो में होता है। रेगुलेटिव यानी कंडीशनल में जो है पोटेंसी फेट से बड़ी रहती है, राइट, इसको हम कंडीशनल कहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। अगला है पोटेंसी इज ग्रेटर देन इट्स नॉर्मल फेट इन रेगुलेटिव डेवलपमेंट। एग्जैक्टली, कंडीशनल को ही रेगुलेटिव भी कहा जाता है। इक्वल टू इट्स नॉर्मल फेट इन मोजाइक डेवलपमेंट, यस। ग्रेटर देन द नॉर्मल फेट इन मोजाइक डेवलपमेंट, नो। तो देखिए यहाँ ऑटोनोमस कंडीशनल वर्ड यूज ना करके इन्होंने दूसरा वाला नाम यूज किया है, दैट इज मोजाइक एंड रेगुलेटिव। राइट, तो हमको पता है कि ऑटोनोमस ही मोजाइक भी कहलाता है एंड कंडीशनल ही रेगुलेटिव भी कहलाता है। ठीक है, इस हिसाब से देखते हैं तो बी और सी सही हो जाते हैं, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाता है। अगला सवाल, when the prospective neuron from the early gastrula of a frog were transplanted into the prospective epidermis region, न्यूरॉन इज अ डोनर, ध्यान दीजिएगा न्यूरॉन यहाँ डोनर है, उसको एपिडर्मिस रीजन में ट्रांसप्लांट किया गया, तो जो डोनर सेल है वो डिफ्रेंशिएट हो जा रहा है एपिडर्मिस में। ये कब हो रहा है? ये कहानी है अर्ली गैस्ट्रुला की। तो अगर हम बात करें तो हमको तो भाई यहाँ पर अर्ली फेज में हमको जानने को मिल रहा है कि ये कैसा स्पेसिफिकेशन है, दैट इज कंडीशनल है। क्यों? क्योंकि न्यूरॉन डोनर है और उसको एपिडर्मिस इन्वायरमेंट में डाला जा रहा है तो वो एपिडर्मिस बन जा रहा है, मतलब कि वो इंटरेक्शन के द्वारा अपना फेट चेंज कर ले रहा है। लेकिन जब सिमिलर एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया लेट गैस्ट्रुला में, और यहाँ पे इन्होंने फ्रॉग का एग्जाम्पल लिया है, बट रिजल्ट तो वही रहेगा बिकॉज न्यूट भी एम्फीबियन है, फ्रॉग भी एम्फीबियन है। ठीक है, तो बोला गया जो प्रोस्पेक्टिव न्यूरॉन है जो कि डोनर की तरह काम कर रहा था, ये डेवलप किया न्यूरॉन में ही, इसने अपना फेट चेंज नहीं किया। तो लेट फेज में क्या लग रहा है? लेट फेज में ऑटो लग रहा है। आपको अब इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे सही स्टेटमेंट को पिक करना है। तो बोला है अर्ली गैस्ट्रुला शो कंडीशनल डेवलपमेंट, नहीं, हाँ हमको भी अर्ली गैस्ट्रुला में कंडीशनल ही मिला, जबकि लेट गैस्ट्रुला शो ऑटोनोमस। यस, ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है। अगला देखिए, अर्ली गैस्ट्रुला शो ऑटोनोमस, नहीं, अर्ली में हमको कंडीशनल मिला है यहाँ पे। अगला देखिए, द प्रोस्पेक्टिव न्यूरॉन फ्रॉम अर्ली गैस्ट्रुला आर ओनली स्पेसिफाइड। यस, याद कीजिएगा कंडीशनली स्पेसिफाइड सेल को हम स्पेसिफाइड सेल भी कहते हैं, और ऑटोनोमसली स्पेसिफाइड सेल को हम क्या कहते हैं? डेटरमाइंड सेल कहते हैं। ये कल मैंने बताया था, राइट। जबकि बोला है वेयर एज दोज फ्रॉम द लेट गैस्ट्रुला आर डेटरमाइंड। यस, ट्रू। तो देखा जाए तो ए सही हो गया, सी सही हो गया, ए और सी, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही हो गया। राइट, ओके, मैंने क्या उल्टा पुल्टा कर दिया है? ए और सी, अच्छा ये ऑप्शन इधर उधर हो गया ना। अच्छा, हाँ, तो सेकेंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये ऊपर नीचे हो गया है, ये वाला ऑप्शन ए एंड सी सही होगा। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है ए एंड सी। आई थिंक यहाँ पे मुझे इसको एडिट करने में गड़बड़ी हुई है। ए एंड सी विल बी करेक्ट। चलो अगला देखते हैं। Following statement are being made regarding specification or determination during the animal development. आपको बताना है करेक्ट कॉम्बिनेशन। ओके,
पहला है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कमिटमेंट द सेल में नॉट अपीयर डिफरेंट फ्रॉम इट्स नियरेस्ट और मोस्ट डिस्टेंट नेबर इन द एम्ब्रियो and show no visible sign of differentiation, but its developmental fate is restricted. क्या ये चीज हमने पढ़ी थी? बिल्कुल पढ़ा था कि कमिटमेंट के टाइम पे जरूरी नहीं है कि एक सेल अपने क्लोज या डिस्टेंट सेल से डिफरेंट नजर आए, वो सेम नजर आ सकता है, कुछ विजिबल डिफरेंसेस भी उसमें नजर नहीं आएंगे, लेकिन समहाउ उसका इंटरनल फेट क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्ट होता रहेगा। तो देखा जाए तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, 8 जो है ट्रू हो गया। अब जब इतने सारे ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें फिर आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ी सी चालाकी करनी पड़ती है कि अगर आपको लग रहा है कि ए सही है, तो देखिए ए कहाँ कहाँ पे है, ए पहले वाले ऑप्शन में है, ए लास्ट वाले ऑप्शन में है, ए इस दोनों ऑप्शन में है ही नहीं, मतलब कि हमने दोनों ऑप्शन को कंसिडर ही नहीं करना है। और एक यहां चालाकी आप कर सकते हैं, वो है क्या कि मान लीजिए कोई ऑप्शन अगर इन दोनों में है और ऊपर के दोनों ऑप्शन में नहीं है, तो उस ऑप्शन को बिना पढ़े एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, पहले वाले ऑप्शन में सी है, फोर्थ वाले ऑप्शन में भी सी है, यानी सी को बिना पढ़े हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो ऑप्शन हमें सही मिलेगा उसमें दोनों ऑप्शन में से सी कॉमन है, मतलब सी हर हाल में सही है। मतलब कि सी को जरा पढ़ते हैं और देखते हैं क्या बोला है। बोला है अ सेल और अ टिश्यू इज डेटरमाइंड when it is capable of differentiating autonomously when placed into another region of embryo or cluster of differentially specified cell in the petri dish. Yes, एक सेल डिटरमाइन कब होता है, जब वो ऑटोनोमसली स्पेसिफाई हो सकता है। तो देखा जाए तो ये स्टेटमेंट ट्रू बोला है, और देखिए सी दोनों में है तो हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या करना है, अब सिर्फ एक और मेहनत करनी है, क्या, खाली बी और डी स्टेटमेंट पढ़ना है, और ये जो लास्ट का ई स्टेटमेंट है इसको हम बिना पढ़े एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि जो दो ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया है उसमें ई है ही नहीं। ये जो तरीका है वो है टाइम सेविंग तरीका, जिससे कि जिस ऑप्शन की जरूरत ना हो उसको बिना पढ़े भी आप एलिमिनेट कर सकते हो या बिना पढ़े भी एक्सेप्ट कर सकते हो। जैसे कि सी वाला जो है आप उसे बिना पढ़े एक्सेप्ट कर सकते थे, लेकिन क्योंकि मुझे आपको समझाना है तो मैं इसीलिए उसको पढ़ के आपको बता रही हूँ। तो ये तरीके भी सीख रहे हैं, ये टाइम सेविंग तरीका है, क्योंकि इतना लेंथी क्वेश्चन आता है ना, तो आपको पढ़ के सारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन पिक करने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर आप ये थोड़े से ट्रिक वाले तरीके सीख जाते हो तो टाइम सेव अच्छा खासा कर पाते हो, एक क्वेश्चन पे 1 से 1.5 मिनट का आप सेविंग कर सकते हो। एनीवे, चलिए देखते हैं। तो बाकी बी देखिए क्या बोला है, एट अ स्टेज ऑफ स्पेसिफिकेशन द सेल कमिटमेंट इज नॉट लबाइल। अगेन गलत, ऑफ कोर्स इट इज लबाइल, राइट। लबाइल मींस समथिंग विच इज सब्जेक्टेड टू और विच इज वेरी कैपेबल फॉर बीइंग चेंज, जो कि फटाफट से चेंज हो सकता है। तो स्पेसिफिकेशन स्टेज में कमिटमेंट लबाइल होता है। तो बी गलत हो गया, तो देखिए ये गलत हो गया। और कमाल की बात क्या है, हमने सिर्फ 3 स्टेटमेंट पढ़ा है और हमारे पास सही ऑप्शन चला आया है, दैट इज ए, सी एंड डी। लेकिन देख लेते हैं बाकी ऑप्शन में क्या है। साइटोस्केलेटन अरेंजमेंट्स मेंटेन पोजिशनिंग ऑफ न्यूक्लियाई इन द सिंसिटियम which enable the specification of these nuclei by opposing morphogen gradient, namely bicoid and caudal in the Drosophila. अब ये जो बोला गया है देखा जाए तो ये सही बोला है, बट आप इसको होल्ड पे रखिए, क्योंकि जब हम ड्रोसोफिला का चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब ये वाली चीज क्लियर हो जाएगी। तो इससे आपने एक और भी चीज समझी कि एक टॉपिक से जब क्वेश्चन आता है तो जरूरी नहीं है एक ही टॉपिक के सारे ऑप्शन मिले, दूसरे टॉपिक के भी ऑप्शन इनकॉर्पोरेट किए जा सकते हैं, जैसे यहाँ पे कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ऐसा बहुत बार होता है। अभी और भी क्वेश्चन आप देखोगे तो देखोगे कि एक क्वेश्चन फ्रॉक का दे दिया, एक ऑप्शन फ्रॉक का दे दिया है, तो दूसरा ऑप्शन जो है ड्रोसोफिला का दे दिया है। ठीक है, तो इसको होल्ड पे रखिए, ये चीज तब क्लियर हो जाएगी जब हम ड्रोसोफिला पढ़ेंगे। लास्ट वाला ऑप्शन गलत क्यों हुआ, बोला है द कैपेसिटी ऑफ मोजाइक डेवलपमेंट अलाउ द सेल टू एक्वायर डिफरेंट फंक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन विद द नेबरिंग सेल। भाई मोजाइक डेवलपमेंट शो करने वाले सेल कब से इंटरेक्शन पे डिपेंड करने लगे, वो तो भाई सीडी पे काम करते हैं, ना कि इंटरेक्शन पे, राइट। तो इसलिए ये गलत हो गया। तो इस हिसाब से चले तो देखिए डी ऑप्शन आपको पता नहीं है कि सही है या नहीं है, लेकिन स्टिल आप डी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो ट्रिक एंड टिप्स आपको दे रही हूँ, इसका इस्तेमाल आप आने वाले टाइम में हर एक जो अलग अलग यूनिट होगा उसमें आप करके देखिएगा, आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव होगा और इससे आपका माइंड भी थोड़ा शार्प होता है। ठीक है, अलर्टनेस बढ़ती है। चलो आगे बढ़े, फिर हमारा आंसर हो गया 4th। अगला क्वेश्चन है, इफ अ ब्लास्टोमियर ऑफ अ 4 सेल सी आर्चिन एम्ब्रियो आर आइसोलेटेड ईच ब्लास्टोमियर कैन फॉर्म अ प्लूटस लार्वा। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, जब 4 सेल स्टेज को लिया गया सी आर्चिन के और इन सबको क्या कर दिया गया, आइसोलेट कर दिया गया, तो इन सारे ब्लास्टोमियर ने जो है एक तरीके से प्लूटस, जो कि एक नॉर्मल लार्वा होता है सी आर्चिन का,
उसे बना दिया। तो ये किसका एग्जाम्पल है? बिल्कुल ये कंडीशनल का एग्जाम्पल है। और इसको हम ऑड ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते थे। कैसे? देखिए, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, डिटर्मिनेशन, मोजाइक डेवलपमेंट, ये तीनों क्या है? ये तीनों की तीनों सेम ही तो चीज है, राइट? तो ऑड ऑप्शन एलिमिनेशन भी हो जाता कि सेम ही चीज को लिख दिया है तो हम तीनों में तो कुछ फर्क कर ही नहीं सकते थे, बस एक ही ऑप्शन अलग था, वो था कंडीशनल स्पेसिफिकेशन का। ओके, चलो अगला क्वेश्चन। The zygote of C. elegans exhibit rotational cleavage. When the first two blastomere form, that is P1 and AB, are experimentally separated, the following outcome may be possible. आपको बताना है true statement कौन सा होगा। पहला, P1 cell in isolation generate all the cell it would normally make, showing a autonomous specification. बिल्कुल P1 में autonomous होता है और वो सारे सेल बनाता है जो उसके पास कैपेबिलिटी होती है। P1 जो है आइसोलेशन में सारे सेल बनाएगा जो कि कंडीशनल स्पेसिफिकेशन को दिखाते हैं नहीं। AB cell in isolation generates small fraction of cell type it would normally make, showing a conditional specification. Exactly. जितने सेल ये बनाता है उतने सारे सेल AB नहीं बना पाएगा आइसोलेशन में, कुछ थोड़े से अमाउंट ऑफ सेल बना के रुक जाएगा, यानी वो अपना नॉर्मल फीचर जो होता है, नॉर्मल फिट जो है वो गेन नहीं कर पाएगा। तो इसे हम कंडीशनल स्पेसिफिकेशन कहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि AB को P1 की रिक्वायरमेंट थी, P1 से सिग्नलिंग की रिक्वायरमेंट थी जो कि आइसोलेशन की वजह से ब्रेक हो गई, और AB में ऑब्वियसली ऑटोनॉमस नहीं मिलता है। तो इस बेसिस पे चले तो A एंड C सही है, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन? कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? पहला है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ कमिटमेंट इज टर्म्ड एज अ स्पेसिफिकेशन while the second stage is determination. तो देखा जाए तो ये स्टेटमेंट तो सही है, ट्रू। अगला, if a specified cell is transplanted to the region differentially specified cell, the fate of the specified cell remain unchanged. No, they will lead to change in the fate. ये specified stage है, right? Change होगा। अगला, a cell or a tissue is said to be determined when it showed reversible fate under the influence of surrounding cell or tissue. No, a cell or a tissue is said to be, या तो यहाँ पे word specified होता तब ये ऑप्शन सही होता, या फिर उसकी जगह अगर डिटरमाइंड वर्ड ही यूज करना था तो उस केस में ये फेट रिवर्सिबल नहीं होता, इरिवर्सिबल होता। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। अगला देखिए, द फर्स्ट स्टेज ऑफ स्पेसिफिकेशन इज टर्म्ड एज कमिटमेंट। भाई स्पेसिफिकेशन का स्टेज कमिटमेंट नहीं होता है, कमिटमेंट का स्टेज स्पेसिफिकेशन होता है। व्हेन अ सेल डेवलप ऑटोनोमसली नहीं, और वैसे भी स्पेसिफिकेशन में जो लेटर स्टेज होता है वो ऑटोनोमस का होता है। तो कमिटमेंट का टाइप है स्पेसिफिकेशन, ना कि स्पेसिफिकेशन का टाइप है कमिटमेंट। ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो गया। वी कैन ऑप्ट फॉर फर्स्ट ऑप्शन। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा शिफ्ट करते हैं। चलिए, क्या बोला है? एक एक्सपेरिमेंट दिया गया, एक हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट ही है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन बहुत लंबा है, टाइम लगेगा इसको पढ़ने में और फिर कंक्लूजन ड्रॉ करने में। बोला है, दिस इज अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, सीक्वेंसिंग ऑफ जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म लीड टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेवरल ORF। एक ऑर्गेनिज्म को जब सीक्वेंस किया गया तो बहुत से ओपन रीडिंग फ्रेम जो है डिस्कवर किए गए, आइडेंटिफाई किए गए। One of them was found to code for a protein that showed sequence similarity to the protein known to have a role in early development. उनमें से एक प्रोटीन को देखा गया कि उसकी जो सिमिलैरिटी है एक ऐसे प्रोटीन से मैच होती है जो कि अर्ली डेवलपमेंट में मदद करता है। द प्रोटीन वॉज नेम्ड एज अ ब्रेनी। प्रोटीन को नाम दिया गया ब्रेनी। द रिजल्ट ऑफ RNA इन situ hybridization in egg and 4-celled embryo is schematically depicted below. अब इसका क्या किया गया? दैट इज जो रिजल्ट है RNA इन situ hybridization का, उसका यहाँ पे रिजल्ट आपको दिखाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या बोला है। फर्दर बेस्ड ऑन द फेट मैप इट वाज प्रपोज्ड दैट B4 ब्लास्टोमियर, अब देखिए ये 4-celled एम्ब्रियो है, नाम दे दिया गया है B1, B2, B3, B4। तो क्या बोला है, जो B4 ब्लास्टोमियर है दैट विल गिव राइज टू द नोटोकॉर्ड। B4 जो है ये क्या बनाता है? ये बनाता है नोटोकॉर्ड। ठीक है, different experiment were carried out which lead to the hypothesis that notochord developed autonomously by acquiring and retaining braining.
और आगे चल के पता चला कि नोटोकॉर्ड बनने का जो प्रोसेस है ये ऑटोनॉमस होता है, और ये कौन से प्रोटीन के कारण होता है, जो कि है ब्रेनी। ब्रेनी जो है B4 के अंदर रहता है, इसीलिए अगर आप B4 को आइसोलेशन में भी अगर ग्रो करते हैं तो भी वो क्या करेगा, नोटोकॉर्ड ही बनाएगा। द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट experiment that could support the above hypothesis and is also correctly matched with the outcome। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखे गए हैं जिसमें कि आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इस हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर पाएगा। ओके, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनको कहा जाता है एप्लीकेशन प्लस थ्योरी क्वेश्चन, और इन क्वेश्चंस को हम हॉट्स भी कहते हैं, यानी हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टेक्निक मिक्स किया गया है और थोड़ी सी आपकी थ्योरी मिक्स कर दी गई है। कुछ हॉट्स क्वेश्चन इजी होते हैं, कुछ टफ होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं। ये मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा इजी है, बाकी आप जज कर सकते हैं कि इसका लेवल क्या है। तो देखते हैं क्या आउटकम निकला। बोला है माइक्रो इंजेक्शन ऑफ ब्रेनी एमआरएनए इन द अदर ब्लास्टोमियर वुड लीड टू द एक्टोपिक डेवलपमेंट ऑफ नोटोकॉर्ड। तो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो बाकी एम्ब्रियो है, अगर हम उसमें ब्रेनी को इंजेक्ट कर दें, यानी कि अगर आप B2 में या B1 में या B3 में अगर आप ब्रेनी को डाल दोगे तो ये सारे के सारे ब्लास्टोमियर भी नोटोकॉर्ड बनाने लगेंगे। आपको क्या लगता है, ये बात सही है? अभी हमने कहा कि नोटोकॉर्ड का डेवलपमेंट ऑटोनॉमस हो रहा है, और वो ऑटोनॉमसली इसीलिए डेवलप कर पा रहा है क्योंकि उसने अपने अंदर एक प्रोटीन रखा है ब्रेनी, यानी ब्रेनी समहाउ इट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नोटोकॉर्ड इन द B4 ब्लास्टोमियर। अगर उस रिस्पॉन्सिबल फैक्टर को आप किसी और सेल में डालोगे तो वो तो सेम ही काम करेगा ना, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना है ब्रेनी यहाँ पे एक प्रोटीन है, और ऑटोनॉमस के केस में प्रोटीन जो है किसकी तरह रोल प्ले कर सकता है, सीडी की तरह प्ले कर सकता है, राइट। तो ब्रेनी इज एक्टिंग लाइक अ सीडी, वन ऑफ द सीडी, साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट। तो अगर आप उसको दूसरे सेल में भी डाल दोगे तो आप उसको भी तो ऑटोनॉमस बना दे रहे हो। तो ये अगर देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे मैं बता दूं एक्टॉपिक का मतलब क्या होता है। एक्टॉपिक का मतलब होता है कोई चीज बन तो ठीक रही है लेकिन सही जगह पे नहीं बन रही है। जैसे कि नॉर्मल केस क्या है, नॉर्मल एम्ब्रियो में B4 ही नोटोकॉर्ड बनाएगा, लेकिन अगर आप नोटोकॉर्ड बनाने वाले फैक्टर को B2, B1, B3 में इस सब में डाल दोगे तो वो लोग भी नोटोकॉर्ड बनाएंगे, लेकिन एक्चुअल में उनका काम नहीं था। यानी कि ये एक गलत एक्सप्रेशन है, गलत जगह पे ये एक्सप्रेस कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एक्टॉपिक डेवलपमेंट। एक्टॉपिक वर्ड आप आगे चल के डब्बाओं में काफी ज्यादा सुनोगे। अगला है 4 ब्लास्टोमियर विद डिसोसिएटेड एंड अलाउड टू डेवलप इंडिविजुअली द B4 ब्लास्टोमियर वुड सीज टू डेवलप। नहीं, B4 जो है अकेले डेवलप करके नोटोकॉर्ड बना लेगा क्योंकि उसमें ऑटोनोमस डेवलपमेंट है। अगला देखिए, ट्रीटिंग द फोर्सल एम्ब्रियो विद द लिथियम क्लोराइड कुड लीड टू द वेंट्रलाइजेशन ऑफ एम्ब्रियो। अब ये बात कहने के लिए यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया नहीं गया है जिसको कि हम सही कर पाए, क्योंकि लिथियम क्लोराइड को इंट्रोड्यूस करने का मतलब है हमें यहाँ पे कोई GSK3 का एग्जाम्पल दे दे तब हम बोल पाएंगे, लेकिन इसका यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं दिया गया है, इसलिए हम इसको एलिमिनेट कर देंगे, एक और ऑप्शन समझ के। अगला है माइक्रो इंजेक्शन ऑफ मॉर्फोनोलिस अगेंस्ट ब्रेनी एमआरएनए इन B3 वुड कन्वर्ट द फेट ऑफ B3 टू द B4। अब देखिए, अगेंस्ट द ब्रेनी बोला है, तो B3 में तो ब्रेनी है ही नहीं, तो आप उसके अगेंस्ट कोई भी मॉलिक्यूल क्यों ऐड करोगे और उसका फेट कैसे चेंज करोगे। एक्चुअल में ब्रेनी तो B4 में है, राइट, ना कि B3 में। तो ये भी ऑप्शन जो है एक और ऑप्शन की तरह एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखा जाए इस हिसाब से तो सिर्फ ए ऑप्शन सही है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है मोजाइक डेवलपमेंट पैटर्न इज ऑलवेज। मोजाइक डेवलपमेंट पैटर्न क्या होता है नेचर में? ऑटोनॉमस, नॉन ऑटोनॉमस, कंडीशनल, रेगुलेटिव? ऑफ कोर्स इट इज अ ऑटोनॉमस। 4 ब्लास्टोमियर पेयर हैं, 8 सेल स्टेज ट्यूनिकेट्स का लिया गया। ओके, और क्या किया गया, 4 पेयर में अलग अलग कर दिया गया, यानी 2-2 करके अलग कर दिया गया। ऐसे कुछ 8 सेल थे, 2-2 करके अलग कर दिया गया पेयर में। हर एक फॉर्म मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इट वुड हैव फॉर्म इफ इट रिमेन्ड इन द एम्ब्रियो, यानी कि हर एक सेल के पेयर ने वो सारे स्ट्रक्चर बनाए जो वो बनाते अगर वो एम्ब्रियो के अंदर होते, क्योंकि हमने तो इसको एम्ब्रियो के बाहर निकाल के इसको पेयर में डिवाइड कर दिया। तो यानी कि ये अपना जो भी फेट है वो ये फेट नेचुरली गेन कर रहे थे, लेकिन जो नोटोकॉर्ड अ नर्वस सिस्टम है, बोला है इट गेट स्पेसिफाइड ओनली इफ डिफरेंट ब्लास्टोमियर गेट चांस टू इंटरैक्ट। ये आ गया हिंट कि सबको सारे जो फेट था इनका ये फेट बना, लेकिन जो नोटोकॉर्ड और नर्वस सिस्टम है इसको बनने के लिए ब्लास्टोमियर से इंटरेक्शन की जरूरत थी। अब आपको बताना है इसका मीनिंग क्या हुआ, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन पिक करना है। तो बताइए जरा, सीधी सी बात है, जो सेल्स अपना फेट गेन कर चुके हैं वो ऑटोनोमस शो कर रहे हैं, और ये नोटोकॉर्ड और नर्वस सिस्टम जो है इनको इंट्रैक्शन की जरूरत है, तो ये क्या कर रहे हैं,
इंटरेक्शन किसको चाहिए, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन को चाहिए। तो बोला है ईच पेयर ऑफ ब्लास्टोमियर फॉर्मिंग रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर इंडिकेट द ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, बिल्कुल सही। ईच पेयर ऑफ ब्लास्टोमियर फॉर्मिंग रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर इंडिकेट कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, नहीं। नोटोकॉर्ड एंड नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट इंडिकेट ऑटोनोमस, गलत। नोटोकॉर्ड एंड नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट इंडिकेट कंडीशनल, यस। हमारा ए एंड डी सही हो जाता है, दैट इज थर्ड सही हो जाता है। सबने सही किया क्या? बोला है कुछ सर्टेन प्रोटीन्स या एमआरएनए जो कि रीजनली लोकलाइज्ड होते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग में और आगे चल के वो डेवलपमेंट को रेगुलेट करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? क्या हम इसे जीन रेगुलेटर्स कहते हैं? नहीं। क्या इसे हम मॉर्फोमेट्रिक डिटर्मिनेंट्स कहते हैं? नहीं। इसे हम साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स कहते हैं, यस। क्योंकि मॉर्फोमेट्रिक डिटर्मिनेंट जहां पे आएगा इसको हम मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट भी कहते हैं, वहां पे किसकी बात होगी? दैट इज क्वालिटेटिव मेजर्स लिए जाएंगे, क्वालिटी की बात की जाएगी। यहीं पे चला आता है वो स्लाइड का डिफरेंस, जिससे कि हमने मॉर्फोमेट्रिक को अलग कर दिया एंड साइटोप्लाज्मिक को सेलेक्ट किया। लास्ट है मोजाइक फॉर्मिंग फैक्टर, नहीं, तो वी कैन गो विथ थर्ड ऑप्शन। चलो, बोला गया है इफ यू रिमूव अ सेट ऑफ सेल फ्रॉम एन अर्ली एम्ब्रियो you observe the adult organism lack that structure that would have been produced from those cell। यानी आप एक एम्ब्रियो से कुछ सेल को निकाल दिया तो उस सेल से जो स्ट्रक्चर बनता है वो स्ट्रक्चर बना ही नहीं। आपको बताना है उस ऑर्गेनिज्म में क्या इवेंट देखने को मिल रहा है। First, it is a case of autonomous specification। बोला है ड्यूरिंग डेवलपमेंट अगर एक सेल कमिटमेंट कर लेता है किसी पर्टिकुलर फेट के लिए तो उस सेल को हम क्या कहेंगे? तो भाई किसी फेट के लिए कमिटमेंट किया जा रहा है, राइट। और ऐसा भी नहीं बोला है कि कमिटमेंट फिक्स नहीं है, मतलब कमिटमेंट कर लिया है मतलब अच्छा वाला कमिटमेंट कर लिया है। तो क्या ये प्लूरीपोटेंट कहलाएगा? नहीं। टोटीपोटेंट कहलाएगा? नहीं। डिटरमाइंड कहलाएगा, डिफरेंशिएटेड भी नहीं कहलाएगा, राइट। तो आंसर विल बी थर्ड। कुछ फैक्ट यहां दिया गया है डिटर्मिनेशन से रिलेटेड, ठीक है, ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो, यानी डिटर्मिनेशन स्टेज से रिलेटेड यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन कर रहा है डिटर्मिनेशन। पहला देखिए, सेल हैव मेड अ कमिटमेंट टू अ डिफरेंशिएशन प्रोग्राम, यानी सेल ने एक कमिटमेंट कर लिया है कि उसको आगे चल के किस में डिफरेंशिएट होना है। किस में डिफरेंशिएट होना है यानी फेट क्या होगा उसका, राइट। तो यस, एक सेल कमिटमेंट के लिए कमिटमेंट ले चुका होता है कि उसको आगे चल के क्या किस में डिफरेंशिएट होना है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम डिटर्मिनेशन कहते हैं। तो भाई ये तो स्टेटमेंट सही हो गया। अगला देखिए, a phase where specific biochemical action occur in the embryonic cell, नहीं भाई ऐसा तो हमने कुछ नहीं देखा ये कोई बायोकेमिकल एक्शन होने की जरूरत पड़े। अगला है द सेल कैन नॉट रेस्पॉन्ड टू डिफरेंशिएशन सिग्नल, ये तो गलत हो गया ना। आप खुद देखिए, ये सेल डिफरेंशिएशन के लिए रेडी हो रहा है, तो आप खुद सोचिए कि डिफरेंशिएशन जो सिग्नल आएंगे यानी फंक्शन गेन करने के लिए सिग्नल आएंगे, क्या वो इसके लिए रिस्पॉन्स नहीं देगा? आप याद कीजिए, अनडिफरेंशिएटेड से एक सेल स्पेसिफाइड स्टेज में जाता है, फिर डिटरमाइंड स्टेज में जाता है, उसके बाद डिफरेंशिएशन स्टेज में जाता है ना। तो ये ऐसे ही थोड़ी जंप कर जाएगा। यहां से डिफरेंशिएशन के लिए जो भी सिग्नल आएंगे कि हाँ भाई तुमको फंक्शन गेन करना है तो ये लो सिग्नल और फंक्शन गेन करो, राइट। तो डिफरेंशिएशन के लिए तो उसको सिग्नल की तो जरूरत पड़ेगी ना। तो यहाँ बोला सेल कैन नॉट रेस्पॉन्ड टू डिफरेंशिएशन सिग्नल, ऐसे कैसे? ये तो गलत हो गया। बोले अ फेज वेयर इंडक्टिव सिग्नल ट्रिगर द सेल डिफरेंशिएशन, नहीं, इसमें जो है इंडक्टिव सिग्नल की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके पास अपना जो सीडी होता है और एक तरीके से जो सिग्नल आएगा उसके थ्रू जो है वो एक तरीके से डिफरेंशिएट करेगा। तो इंडक्टिव सिग्नल यहाँ रोल प्ले नहीं करता है। इस हिसाब से चलते हैं हम, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, आप एक ए स्टेटमेंट के साथ एग्री थे ना, तो आपको दिमाग चलाना चाहिए था कि भाई मैं कह भी रहा हूं कि डिफरेंशिएट हो जाएगा और मैं कोई सिग्नल भी नहीं ले रहा हूं, तो ऐसे कैसे होगा, राइट। तो थोड़ा सा ब्रेन तो यूज करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे भी कुछ कुछ क्वेश्चंस आने हैं।